अस्सलामुअलैकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी नज़म क्या है, फिर अकबर इलाहाबादी की हालत ज़िंदगी और उनकी लिखी हुई नज़म मुस्तक़बिल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नज़म क्या है। आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है कि सबक अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाती है और आप एक एक सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप सभी सवालों के जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म के माने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। नज़म के माने क्या है? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश, यानी सजाना, संवारना, किसी चीज़ को एक लाइन से दुरुस्त तरतीबवार रखना या लिखना। आम और वसी मफहूम में ये लफ्ज़ नसर के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। आम तौर पर जो मफहूम है, इसका वसी मफहूम क्या है? लफ्ज़ नसर के मद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी नज़म और नसर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं हैं। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं। अब इसमें तमाम असनाफ़ और असालीब शामिल है, लिखने का तरीक़ा शामिल है जो हैयत के एतबार से नसर नहीं है। जो नसर नहीं है वो सब क्या है? नज़म है। और इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा वो तमाम असनाफ़ में की जाने वाली शायरी को नज़म कहते हैं। गज़ल को छोड़कर जिसे आपने पढ़ा मरसिया, मसनवी, कसीदा, ये सब क्या है? नज़म है। इसे नज़म कहते हैं। गज़ल को छोड़कर सारी जो इसनाफ़ शायरी है वो नज़म कहलाती है। नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। अब नज़म के लिए क्या है? एक मरकज़ी ख़याल, एक मौज़ू ले लिया जाता है और जिसके गिर्द पूरी नज़म को लिखा जाता है। ख़याल का तदरीजी इर्तिक़ा भी नज़म की एक ख़ुसूसियत है। तवील नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ह होता है जबकि मुख्तसर नज़मों में ये इर्तिक़ा वाज़ह नहीं होता और अक्सर व बेशतर एक तासीर की शक्ल में उभरता है। नज़म के लिए ना तो हियत की कोई क़ैद है ना मौज़ूआत की, चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़में और आज़ाद व मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़म का मौजू हो सकता है। नज़म के लिए ना तो हियत की कोई क़ैद है और ना तो मौज़ूआत की। हम किसी भी मौजू पर नज़म लिख सकते हैं। चुनांचा उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़म और आज़ाद व मुअर्रा नज़म भी लिखी गई है। इसके गज़ल और मसनवी की हैयत पर नज़म लिखी गई है। इस तरह कोई भी मौजू नज़म को मौजू हो सकता है। हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हो सकती हैं। नंबर 1 है पाबंद नज़म। ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मरुज्जा हैयतों से मुख्तलिफ हो या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मरुज्जा उसूलों के मुताबिक ना हो लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर के हों और इनमें काफ़िए क्या कोई ना कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़म कहलाता है। अब पाबंद नज़म को हम समझेंगे। पाबंद नज़म क्या है? ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। जिसमें काफ़िए भी इस्तेमाल किए गए हैं और बहर भी इस्तेमाल किए गए हैं, वो पाबंद नज़म कहलाती है। ठीक है। नज़म मुअर्रा दूसरा है ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी ना होगी। क्या समझे? ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर तो होंगे मगर इनमें काफ़िए की पाबंदी नहीं होगी कि हर दूसरे मिसरे में पाबंदी हो, ये काफ़िए हो और पहला गज़ल का पहला दोनों शेर क्या हो, शेर में क्या हो, ये काफ़िए हो, तो इसके काफ़िए के मिसरे में पाबंदी नहीं है। ठीक है। नज़म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इस नज़म में आरी भी कहा है, आजकल इसे नज़म मुअर्रा ही कहा जाता है। आज़ाद नज़म जानते हैं, ऐसी नज़म जिसमें काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती और इसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। ऐसी नज़म जिसमें काफ़ी और रदीफ़ की भी पाबंदी नहीं हो और इसके अरकान बहर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसके मसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, आज़ाद नज़म कहलाती है। नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती हैं। इसमें ना तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है और ना ही बहर और वज़न की। नसरी नज़म क्या है? छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल है, यानी छोटी भी सतरें हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। उसमें रदीफ़ काफ़िए की पाबंदी भी नहीं होती है और ना ही बहर वज़न की पाबंदी होती है। आइए आप पढ़ते हैं अकबर इलाहाबादी की हालत ज़िंदगी। 1846 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1921 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। सैयद अकबर हुसैन नाम क्या था इनका? सैयद अकबर हुसैन नाम था और अकबर तखल्लुस था। सैयद तफज्जुल हुसैन के बेटे थे। सैयद तफज्जुल हुसैन के बेटे थे। 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर अपने वालिद से हासिल की। कहाँ के थे? ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम अपने घर पर अपने वालिद से हासिल की। अकबर बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, खुसूसन रियाजी से उनको बेहद शगफ था। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ इलाहाबाद चले आए। यहाँ पहले मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन 1857 के इनकलाब के बाद तालीम जारी ना रख सके। मुलाजमत की इब्तदा एराइज नवेसी से की। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िला में नायब तहसीलदार हो गए। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा अख्तियार किया। मुनसिफ के अहदे पर भी मामूर हुए। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास किया और वकालत का पेशा भी अख्तियार किया और मुनसिफ के अहदे पर भी मामूर हुए। 1894 ईस्वी में उन्होंने हुकूमत से खान बहादुर का खिताब मिला। उन्हें 1894 ईस्वी में क्या मिला? खान बहादुर का खिताब मिला। 1903 में कबल अज वक्त पेंशन लेकर इल्मी ज़िंदगी बसर करने लगे और उन्होंने 1903 ईस्वी में वक्त से पहले क्या किया? पेंशन ले लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी पेंशन लेकर और इल्मी ज़िंदगी बसर करने लगे, यानी अदब के लिए काम करने लगे। अदब के लिए ही काम किया उन्होंने, तसनीफ़ व तालीफ़ में अपनी वक्त गुजारी। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी व जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद ही में इनका इंतकाल हो गया। अकबर की ज़िंदगी जो आखिरी ज़माना था ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा है और 75 बरस की उम्र में इनका इलाहाबाद में इंतकाल हो गया। अकबर ने शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की। कलाम पर इस्लाह गुलाम हुसैन वहीद से ली, जो आतिश के शागिर्द थे। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है, लेकिन इनकी इनफरादियत का कमाल उनकी तंजिया व मज़ाहिया शायरी में नुमाया हुआ है। उनकी शायरी महज हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं, उन्होंने उसे इस्लाह कौम के एक मؤثر हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। नई नस्ल की अपनी मजहबी और तहजीबी रिवायत से बेगानगी, नौजवानों की बेरह रवी, औरतों की बेजा आज़ादी खुसूसियत के साथ अकबर के तंज का निशाना बनी है। नई नस्ल की जो तहजीबी है, मजहबी रिवायात है और बेगानगी है, नौजवानों की बेराह रवी है, औरतों की बेजा आज़ादी है, बेपर्दगी है, ये सब खुसूसियत को उन्होंने अकबर ने क्या किया? तंजिया का निशाना बनाया है। इनके यहाँ शेख, बुद्धू, जमन, कुल्लू, ऊँट, टट्टू, गाय जैसे अल्फाज नई वज़ों के साथ सामने आते हैं। इसी तरह अकबर ने अंग्रेज़ी अल्फाज से भी खातिर खाह फ़ायदा उठाया है। अकबर का कलाम कुल्लियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाये हो चुका है। अकबर का जो कलाम है कुल्लियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाये हो चुका है। आइए अब इनकी लिखी हुई नज़म पढ़ते हैं। मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के माने होता है आने वाला दिन, आने वाला कल, यानी गुजरा, यानी आने वाला दिन। और माजी जो हो गया वो गुजर गया, गुजरे वक्त को माजी कहेंगे यानी पास्ट। और हाल कहेंगे प्रेजेंट। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये हाल है, अभी प्रेजेंट है, और जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो 1857 ईस्वी के बाद मुल्क में अंग्रेज़ की हुकूमत हो गई और वो पूरे मुल्क में छा गए, पूरे मुल्क में वो काबिज हो गए और उन्होंने अपने साथ अपने तौर तरीक़े, अपने आदत और अतवार को भी साथ हिंदुस्तान लाया। अपने रहने सहने का ढंग, खाने पीने का तरीक़ा, ये सभी हिंदुस्तान में साथ लाया और यहाँ के लोगों ने भी उस तौर तरीक़े को एक्सेप्ट किया, उसे लिया
और उस तरह रहने सहने लगे, जो कि अकबर इलाहाबादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अंग्रेज़ी तौर तरीक़े को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। इसी पर उन्होंने ये तंज़िया नज़म लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं इस नज़म को। ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामान बहम होंगे। ये मौजूदा जो तरीक़े हैं, तो ये सब क्या है, मुल्क से अदम हो जाएंगे, चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और नई तहज़ीब होगी, मुल्क में क्या होगा, नया तहज़ीब आएगा और नए सामान बहम होंगे, नई तरीक़े से नई तहज़ीब हमें मिलेंगे इस मुल्क में। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में, न गेसू में ये खम होंगे। ये जो नए उन्वान से नई तरीक़े से जीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, जो यहाँ की हसीनाएँ हैं, तो वो जो अपना हुस्न दिखाएंगी, अपनी खूबसूरती दिखाएंगी, तो वो नए अंदाज से दिखाएंगी। और ना ऐसा पेच जुल्फ़ों में, ना गेसू में ये खम होंगे, यानी गेसू यानी लंबे बाल, घुमावदार बाल, घुंघरैले बाल जो होंगे वो अब ना होंगे, ना ऐसे जुल्फ़ होंगे और ना ऐसे जुल्फ़ में खम होंगे, ना पेच होंगे। अब तो नई तरीक़े से बाल कटवाए जाएंगे। ना खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, ना घूंघट इस तरह से हाजिबे रोए सनम होंगे। खातूनों में क्या होगी, औरतों में पर्दे की पाबंदी नहीं रहेगी, वो हट जाएगी, वो अंग्रेज़ के तौर तरीक़े से रहने सहने लगेंगी। और ना घूंघट होंगे, हाजिब यानी पर्दा करने के लिए अपने आशिक से, अपने महबूब से, अपने महबूब से पर्दा करने के लिए लोग घूंघट भी नहीं निकालेंगे, बिल्कुल खुले आम औरतें यहाँ घूमेंगी। बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। अब यहाँ का क्या है, तौर तरीक़ा बदल जाएगा, तबीयत बदल जाएगी, सोचने का जो अंदाज़ है वो बदल जाएगा। तबा यानी तबीयत, तो तबीयत क्या होगा, वो बदल जाएगा, लोगों का सोचने का तरीक़ा भी बदल जाएगा। और यहाँ क्या होगी, नई सूरत की खुशियाँ होंगी, नए तरह की खुशियाँ होंगे और गम भी नए नए सबब के होंगे। खबर देती है तहरीके हवा तब्दील मौसम की, खुलेंगे और ही गुल समझमे बुलबुल के कम होंगे। जो खबर देती है, तहरीक है, ये जो आ रही है तहरीक, अंग्रेज़ जो ला रहे हैं अपने साथ, तो सब कुछ बदल जाएगा, मौसम भी बदल जाएगा। खिलेंगे और ही गुल, यहाँ फूल और ही खिलेंगे, और बुलबुल के जमजमे यानी गीत कम होंगे, यहाँ नगमे कम होंगे। यहाँ अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरिबी पुतले सनम होंगे। और अकायद पर, जो अक़ीदा है मेरा, यहाँ जो ईमान है मेरा, अक़ीदे की जमा क्या है, अकायद है, तो जो ईमान है हमारा, उसमें तरमीम होगा, उसमें रद्द बदल होगा, तब्दीली आएगी, इसमें क़यामत आएगी और नया काबा बनेगा, मगरिबी पुतले सनम होंगे। और मगरिबे के बुत को क्या है, पूजा जाएगा, मगरिबी पुतले के सनम होंगे, उसी को लोग अच्छा समझेंगे, उसी को पूजेंगे और नया काबा बनेगा। यहाँ बहुत होंगे मुगन्नी नगमा तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालुसिम होंगे। बहुत होंगे मुगन्नी गाने वाले, नगमा और इसकी तकलीद करने वाले, इसको मानने वाले, पैरवी करने वाले बहुत सारे होंगे, यूरोप के, अंग्रेज़ के, यानी अंग्रेज़ के तकलीद करने वाले लोग होंगे। लेकिन क्या होंगे, मगर बेजोड़ होंगे, कोई जोड़ नहीं होगा, और इसलिए बेताल सिम होंगे, इसलिए इसका क्या है, ताल और सिम नहीं मिलेगा, यानी इसका आवाज़ सुर धुन कुछ नहीं आपस में मिलेगा। हमारे इस्तिलाहों से ज़बाना आशना होगी, लुगाते मगरिबी बाज़ार की भाका से जम होगी। भाका यानी कहते हैं ज़बान को, ज़बान यानी मिलना जुलना, जम यानी मिला हुआ। तो हमारी इस्तिलाहों से, हमारी जो बातें हैं उससे ज़बान आशना ना होगी, यानी उससे कुछ लोग उसको नहीं समझेंगे, नहीं बरतेंगे। और लुगाते मगरिब यानी मगरिब की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी, लोग उसी में मिलजुल कर रह जाएंगे, उसी ज़बान को मिलाकर बात करेंगे। बदल जाएगा मेयारे शराफत चश्म दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़ाम में वो सबसे कम होंगे। और जो मेयारे शराफत है, शराफत का जो मेयार है वो सब बदल जाएगा। चश्म नहीं देखना, दुनिया में जो मेयारे शराफत जो है वो बदल जाएगा। ज़्यादा थे जो ज़ाम में अपने, जो अपने गुरूर में ज़्यादा थे, वो क्या है, कम हो जाएंगे, सबसे कम वही लोग। गुज़श्ता अज़मतों के तज़करे भी रह न जाएंगे, किताबों ही में दफन अफसाना जाहो हशम होंगे।
गुज़श्ता अज़मतों को, जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो पुराने लोग हैं जिनके बारे में हम तारीफ़ें करते हैं, जिनकी बातें हम करते हैं, उनके तज़किरे नहीं रह जाएँगे, वो सब ख़त्म हो जाएँगे और किताबों ही में दफ़न हो जाएँगे अफ़साना जाहो हशम के। जाहो हशम होता है यानी शान, मर्तबा, अज़मत, जो हमारे लोगों की अज़मत है, जो बहादुरी है, जो शान है, वो सब अफ़साना, वो सब कहानी क्या होगा? किताबों में ही दफ़न होकर रह जाएँगे। किसी को इस तगय्युर का न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस साज से पैदा इसी के ज़ेर बम होंगे। और किसी इंसान को इस तगय्युर का, इस तब्दीली का कोई गम नहीं होगा, कोई इसका तब्दीली का कोई गम नहीं होगा। और जिस साज से पैदा हुए इसी को, और जो यहाँ के जो लोग होंगे, हिंदुस्तानी जो लोग होंगे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और उसी के तरह क्या करेंगे? आदत व एतबार अपनाएंगे। इसका मतलब ज़ेरो बम होता है उतार चढ़ाव के कहते हैं साज की हल्की फुल्की आवाज़ को। तो यानी कि जिस साज से जो आवाज़ निकलेगा उसी के ज़ेरो बम हो जाएंगे, उसी के असर में हो जाएंगे, यानी जिसके साथ रहेंगे उसी का असर ले लेंगे। तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन कि तुम हो गए ना हम होंगे। यह अकबर कहते हैं कि तुम्हें इस इनकलाब दहर, दहर यानी दुनिया, इस दुनिया के इनकलाब का क्या गम, तुम क्यों गम कर रहे हो? तुम तो बहुत नज़दीक है वो वक्त कि तुम भी नहीं होगे और हम भी नहीं होंगे इस दुनिया में, इस दुनिया से हम लोग चले जाएंगे, तो इस दुनिया के गम का क्या मतलब? तो अकबर ने ये नज़म जो लिखी है वो क्या है? मुस्तकबिल के बारे में लिखा है, जो उस वक्त के हालात थे 1857 के बाद, जो अंग्रेज़ दुनिया में आ गए थे, हिंदुस्तान में आ गए थे, और उन्होंने अपने सारे तौर तरीक़े अपना हिंदुस्तानियों को सिखा रहे हैं। तो इसी पर उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में अकबर इलाहाबादी ने नज़म लिखा। आइए आप पढ़ते हैं और अल्फाज और मायने। अदम कहते हैं इस दुनिया के बाद की दुनिया, नापीद गैर मौजूदा, बहम यानी मिलना, जुल्फ वो बाल जो कनपट्टी के ऊपर खूबसूरती के वास्ते हलके की तरह मोड़ लेते हैं। ठीक है। गेसू यानी लंबे बाल, काकुल या लट। ख़त नसख कहते हैं अरबी ज़बान का एक अंदाज है, ख़त जिसका रिवाज उर्दू और फ़ारसी ज़बान में भी है। हाजिब कहते हैं पर्दा डालने वाला, और सनम यानी बुत, मुराद माशूक। ख़त नस्तलीक यानी ईरानी अंदाज तहरीर और ख़त नसख को मिलाकर बनाया गया ऐसा ख़त जिसमें हरूफ के दायरे गोल और खूबसूरत होते हैं। तबा यानी तबा की जमा, मिजाज तबीयतें, गर्दो यानी आसमान, जमजमे यानी नगमे गीत, अकायद यानी अकीदे की जमा, यकीन ईमान। तरमीम कहते हैं तब्दीली को, मगनी गाने वाले को कहते हैं तकलीद यानी पैरवी, तार यानी गाने बजाने का वज़न साज के मुताबिक, सम यानी आवाज़ सुर हम वज़न। इस्तिलाह वो लफ्ज़ जो लग़वी माने के बजाय किसी ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल हो। आम तौर पर यह इस्तिलाह किसी न किसी शोबा इल्म फ़न से मुतालिक होती है। फाका यानी ज़बान और बोली, ज़म होना यानी मिल जाना, शामिल होना। जाम कहते हैं गुरूर, घमंड, बड़ाई। जहो हशम यानी शान, मर्तबा, अजमत। तगय्युर यानी तब्दीली। ज़ेरबम यानी उतार चढ़ाव, साज की हल्की और भारी आवाज़ें। गौर करने की बात पढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी इस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि हिंदुस्तान में सियासी, समाजी और तहजीबी सतह पर बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही थीं। इनकी दूरस निगाहों ने इस बात का अंदाज़ा कर लिया था कि अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्तकबिल में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। वो इन तब्दीलियों से खुश नहीं थे। अकबर इलाहाबादी इन लोगों में से थे जो मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद के सख्त मुखालिफ थे। उनकी ज़रीफ़ाना शायरी तंज़ो मज़ाह से भरपूर है। उन्होंने अपनी नज़मों को समाजी इसलाह के मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए। वो माशरे की खामियों को और उनके नताइज को बड़े दिलचस्प अंदाज में उभारते हैं। इस नज़म में अकबर ने इन बातों की पेशनगोई की है जिनका इन्हें अंदेशा था। आइए पढ़ते हैं नज़म मुस्तकबिल के इशार की तशरीह। सियाक़ो सबाक दर्ज ज़ैल इशार नज़म मुस्तकबिल से लिए गए हैं जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। अंग्रेज़ी हुकूमत और मगरबी निज़ाम से माशरे में जो तब्दीलियाँ हो रही थीं, इसके पेश नज़र अकबर के जहन में मुस्तकबिल के बारे में जो खदशे थे उन्हें इस नज़म में पेश किया गया है। ये मौजूदा तरीक़े राह मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामानो बहम होंगे।
اکبر کہتے ہیں کہ یہ موجودہ طور طریقے ختم ہو جائیں گے، یہ تہذیب، یہ تمدن ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن پیدا ہوگا۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گی ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ حسینائیں نئے انداز سے اپنی زیبائش اور آرائش کیا کریں گی، اب یہ لمبی لمبی زلفیں اور زلفوں کے یہ پیچ و خم کچھ بھی باقی نہ رہیں گے، کیونکہ اب تو انگریزی طرز کے بال کٹوائے جائیں گے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح حاجب روئے صنم ہوں گے۔ عورتوں میں پردے کی پابندی باقی نہیں رہے گی اور عورتوں کو گھونگھٹ جیسے محافظ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ مراد یہی ہے کہ عورتوں میں مشرقی شرم و حیا باقی نہیں رہے گی۔ بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ دور گردوں یعنی آسمان ہوتا ہے، گردوں یعنی آسمان۔ تو لوگوں کی طبیعت کا انداز بدل جائے گا، ان کے انداز فکر میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، ان کی خوشیوں اور غم بھی دوسری طرح کے ہو جائیں گے، یعنی ان کی خوشیوں کے پیمانے بھی بدل جائیں گے۔ نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شان ادب آ گئی، نہ نستعلیق حروف اس طور سے زیب رقم ہوں گے۔ فارسی اور اردو کے لکھنے کے دو طریقے، خط نسخ اور خط نستعلیق لکھنا بند ہو جائیں گے اور لوگ فارسی اور اردو کی جگہ انگریزی کو ترجیح دینے لگیں گے۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزم بلبل کے کم ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کر زمانے میں ایک انقلاب آنے والا ہے اور اس انقلاب میں نہ تو دیسی پھولوں ہی کی قدر رہ جائے گی، بلکہ بلبلوں کے بھی نغمے بھی کم ہی سنائی دینے لگیں گے۔ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی بدل جائیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ ملت پر ایک قیامت آ جائے گی۔ مذہبی انداز میں تبدیلی لا دینے کی طرف رغبت عام ہوگی، لندن جانا زیادہ اہم ہو جائے گا۔ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ مشرقی موسیقی دم توڑ دے، لوگ اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے مقابلے میں مغربی موسیقی کی تقلید کرنے والے زیادہ ہوں گے اور اسی موسیقی میں نہ سر ہوگا نہ بے ہنگم ہو والی موسیقی ہوگی۔ ہماری اصطلاحوں سے نہ زبان آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاکا سے ضم ہوں گے۔ ہماری زبان، ہماری اصطلاحات، ہمارے محاورے، ہماری کہاوتیں سب نظر انداز کر دی جائیں گی۔ ہماری زبان انگریزی میں ضم ہو کر رہ جائیں گی، یعنی انگریزی زبان میں مل جل کر رہ جائیں گی۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اب جو ہم بات کرتے ہیں وہ انگریزی زبان ملا کر ہی بات کی جاتی ہے۔ رہ جائے گی، مراد یہی ہے کہ اردو کی جگہ انگریزی لے لے گی۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ذام میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ شرافت کا معیار اور اس کے پیمانے بدل جائیں گے، یعنی لوگوں کی نظروں میں شرفا کا معیار ہی بدل جائے گا۔ آج کے شرفا کل سڑک پر ہوں گے، اس کا سب غرور خاک میں مل جائے گا، لیکن جو لوگ کچھ لوگ آج کچھ نہیں ہیں وہ کل بہت کچھ ہو جائیں گے۔ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے۔ ہمیں اپنے اجداد کے کارنامے اور عظمت پارینہ نہ تو یاد ہی رہ جائے گی، بلکہ وہ سب کچھ تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ عظمتوں کے تذکرے ہی نہ ہوں گے، ماضی کے تمام واقعات، تمام افسانے، تمام شان و شوکت کتابوں ہی میں دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ لوگوں کو اس تغیر یعنی اس کی تبدیلی، اس انقلاب کی نہ تو خبر ہی ہوگی نہ اس کا احساس ہی ہوگا، کیونکہ وہ جس ماحول میں پلیں گے وہی ماحول انہیں اچھا لگے گا۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ اکبر خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اکبر، تمہیں دنیا کی ان تبدیلیوں، ان انقلابات کا افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے کہ تم تو خود چراغ سحری ہو. چراغ سحری یعنی بجھنے والے چراغ کو ختم ہونے والے ہو. اب تم اس انقلاب کو دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہو گے، نہ تم تو اس دنیا میں رہو گے ہی نہیں. آئیے مشقی سوال و جواب دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کن باتوں کی پیشن گوئی کی ہے؟ تو جواب لکھیں گے اکبر نے پیشن گوئی کی ہے کہ پرانی تہذیب دم توڑ دے گی اور ایک نئی تہذیب جنم لے گی. عورتوں کے لمبے بال کٹ جائیں گے، حجاب کی جگہ بے حجابی عام ہوگی، زلفوں کے پیچ و خم باقی نہ رہیں گے، گھونگھٹ غائب ہو جائے گا، مزاج اور طبیعتیں بدل جائیں گی، تفریح کے نئے نئے سامان ہوں گے، بے سر تال کی موسیقی ہوگی، لوگ مذہب بیزار ہو جائیں گے، نئی نئی اصطلاحیں ہوں گی، زبان بھی کھچڑی ہو جائے گی، معیار شرافت بھی بدل جائے گا. سوال 2 ہے کہ اکبر نے مغربی تہذیب کو اپنے طنز کا نشانہ کیوں بنایا؟ تو جواب لکھیں کہ اکبر تقلید مغرب کے سخت مخالف تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مغربی کی تقلید کی جائے، اس کی باتوں کو اپنایا جائے. وہ وزادار انسان تھے، ان کو مغربی تہذیب پسند نہ تھی، اس لیے انہوں نے اسے اپنی تنقید اور اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے. سوال 3 ہے کہ کھلیں گے اور ہی گل سے شاعر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو جواب لکھیں گے کھلیں گے اور ہی گل سے شاعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید سے ہم پر اور سماج پر کیا اثر پڑے گا. ظاہر ہے یہ اثر برا ہی ہوگا، اس لیے اسے کھلیں گے اور ہی گل کہا گیا ہے. سوال 4 ہے گزشتہ عظمتیں کیا ہیں؟ چند جملوں میں تحریر کیجیے. تو جواب لکھیں کہ گزشتہ عظمتوں سے شاعر کی مراد ہمارے آباء و اجداد کے وہ کارنامے ہیں جو عظمت پارینہ کہلاتے ہیں، جو تاریخ کے اوراق میں سرہرے الفاظ میں تحریر ہیں. جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں لکھا ہے، جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ گزشتہ عظمتیں ہیں. سوال 5 ہے نظم کے آخری شعر میں شاعر کیا کہہ کر خود کو تسلی دے رہا ہے؟ جواب لکھیں گے اکبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عمر کی آخری منزل میں ہیں، وہ چراغ سحری ہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ اس انقلاب کو دیکھنے کے لیے زندہ ہی رہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اس انقلاب کا غم نہیں ہونا چاہیے. سوالات ہیں. دیگر سوالات میں سوال 1 ہے کہ اکبر الہ آبادی کے انداز بیان پر روشنی ڈالیے. تو جواب لکھیں گے تنزیہ مزاحیہ شاعری میں اکبر الہ آبادی کا مرتبہ بہت بلند ہے. اکبر کی شاعری بڑی دلچسپ ہے، وہ سماج کی خرابیوں کو دلچسپ انداز میں ابھارتے ہیں. وہ معمولی اور بظاہر بھولے الفاظ کو خوبصورت اور فنکارانہ انداز میں استعمال کرتے ہیں. وہ انگریزی الفاظ سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں بامعنی انداز میں استعمال کرتے ہیں. ان کا انداز بیان دلکش اور براہ راست دلوں پر اثر کرتا ہے. سوال 2 ہے نظم نئی تہذیب کا خلاصہ لکھیے. تو جواب لکھیں اکبر الہ آبادی نے نئی تہذیب کے عنوان سے یہ نظم لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت جلد ہندوستانی تہذیب اور ان کے طور طریقے ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی تہذیب اس کی جگہ لے لے گی. یعنی ہم لوگ بے سوچے سمجھے انگریزی تہذیب کی اندھی تقلید میں اپنے رہن سہن اور رسم و رواج کو بدل ڈالیں گے. اسی طرح معیار حسن بھی بدل جائے گا، شرم حیا اور لمبے بالوں کو دقیانوسی سمجھا جانے لگے گا اور بے پردگی عام ہو جائے گی، گھونگھٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی زلفوں کے پیچ و خم ہی باقی رہ پائیں گے. اسی طرح ہماری موسیقی کی جگہ یورپ کی بے سر تال کی بے ہنگم موسیقی لے لے گی. ہماری اصطلاحیں اور ہماری زبان کی جگہ یا تو انگریزی بولی جائے گی یا پھر کھچڑی زبان استعمال کی جائے گی. لوگوں کا معیار شرافت بھی بدل جائے گا. خلوص، ایثار، سچائی، ایمانداری اور اخوت جیسی چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. قدریں پامال ہو جائیں گی، ذاتی نفع نقصان پر زیادہ توجہ دی جائے گی. لیکن لوگ اتنے بے حس ہو جائیں گے کہ انہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا، کیونکہ وہ مغربی تہذیب ہی میں آنکھیں کھولیں گے، اس لیے انہیں اس میں کوئی خامی نظر نہ آئے گی. لیکن اکبر کہتے ہیں کہ ہم کو اور تم کو اس انقلاب پر آنسو بہانے یا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس انقلاب کو دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہ رہیں گے. سوال 3 ہے کہ نظم مستقبل کا تنقیدی جائزہ لیجیے. جواب لکھیں گے 1857 کے بعد جب انگریز ہندوستان پر پوری طرح قابض ہو گئے تو ان کے ساتھ ایک آئین نو یعنی نئی تہذیب نو اور انگریزی زبان ہندوستان میں آئی. کچھ لوگوں نے نئی تہذیب یا آئین نو کو پوری طرح لبیک ہی نہیں کہا، بلکہ
मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद भी शुरू कर दी। अकबर इलाहाबादी तर्ज कहन पर अड़ गए और उन्होंने अपनी शायरी के जरिए तहजीब नौ की अंधी तकलीद की। तहजीब नौ यानी नई तहजीब की अंधी तकलीद की ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ाई बल्कि सर सैयद को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो ज़िंदगी भरपूर मगरबी तहजीब और अफकार तौर तरीक़ों के मुखालफत करते रहे, लेकिन ख़ुद उन्हें भी इस बात का एहसास था कि तहजीब के इस तंदो तेज़ रेले को अकबर की ज़राफ़त और अबहद पंज के मज़ामीन रोक नहीं पाएंगे। अकबर इलाहाबादी मुस्तकबिल नज़म में भी अपनी तहजीब की पामाली पर ना सिर्फ अश्क फशा नज़र आते हैं बल्कि मगरबी निज़ाम से माशरे में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थीं, इनके पेश नज़र अकबर के जहन में कुछ खदशात मुस्तकबिल के बारे में पैदा हुए थे जो उन्होंने नज़म मुस्तकबिल में पेश किए हैं। हर बड़ा शायर न सिर्फ ज़मान व मकां की क़ैद से आज़ाद होता है बल्कि इसकी नज़र आने वाले दौर पर भी होती है। इसका सब से वाज़ह सबूत इक़बाल की गज़ल सितारों से आगे जहाँ और भी हैं और अकबर की नज़म मुस्तकबिल में नज़र आता है। अकबर ने अपनी इस नज़म में मुस्तकबिल के बारे में जो खदशात ज़ाहिर किए थे वो हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहे हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने तहजीब व तमद्दुन के मौजूदा तौर तरीक़े नज़ीर अकबर आबादी ने तहजीब व तमद्दुन के मौजूदा तौर पर तरीक़ा और आदाब माशरत के बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने औरतों के पर्दे की पाबंदी के बारे में भी कहा था कि ख़ातूनों में ना तो ये पर्दे की पाबंदी बाकी रहेगी और ना ही जुल्फ़ों के ये पेचोखम बाकी रहेंगे। मौसीक़ी बदल जाएगी, ज़बान बदल जाएगी, लिखने के तरीक़े बदल जाएंगे, अक़ायद पर क़यामत आ जाएगी, शराफ़त के तरीक़े बदल जाएंगे, शराफ़त के मेयार बदल जाएंगे। लुत्फ़ की बात यह कि इनकी कही हुई बातें आज 100% सच साबित हो रही है, यानी 100% सही है। नज़म मुस्तकबिल में तसलसल भी है और रवानी भी। अकबर ने लतीफ़ मिजाज के अंदाज में अपनी बात को मौसर अंदाज में कहा है। अकबर इलाहाबादी की ये नज़म ऐसी है जिस पर वक्त का कोई असर नहीं पड़ा, ना इसकी तासीर में कोई फ़र्क आया है ना इसके तासीर में, बल्कि दौर जदीद में इस नज़म की मकबूलियत में कुछ और ही इजाफा हो गया है। क्योंकि अकबर की कही हुई बातें हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं, इसलिए इनकी अजमत को सलाम करने को जी चाहता है। वाकई अकबर की जो कही हुई बातें वो 100% सही है, हर्फ बहर्फ सही साबित हो रही है। क्योंकि आजकल जो है अंग्रेज़ी बातों की तकलीद बहुत की जा रही है, अंग्रेज़ी तौर तरीक़े सीखे जा रहे हैं, अंग्रेज़ी की कही हुई बातों पर चले जा रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़े जा रहे हैं, लोग इसी को बहुत अच्छा समझते हैं और इसकी तकलीद में लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।